नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे इससे लड़ा जा सकता है। इसलिए हमारे पीछे की ब्लैक बोर्ड पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ब्लैक फंगस से आप कैसे लड़ सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि देश के 12 से ज्यादा राज्यों के साथ बिहार में भी ब्लैक फंगस अब बढ़ चला है, तेजी के साथ, रफ्तार के साथ पांव पसार रहा है। बिहार में 5 दिन में जो मरीजों की संख्या है वो 3 गुना बढ़ गई है। सूबे के 2 बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लिए अलग से एक वार्ड भी बनाया गया है। लेकिन आखिर यह ब्लैक फंगस क्या है, इससे कैसे लड़ना होता है, कैसे लड़ पाएंगे, और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। पांच दिन में 3 गुना बढ़े मरीज। 28 मरीजों का ऑपरेशन, 1 की मौत। कोरोना के साथ ही अब मरीजों के लिए काल बनकर आई है काली मौत, यानी ब्लैक फंगस। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों से देश और कई राज्यों में हड़कंप मच चुका है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। बीमारी के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एहतियात और उपायों पर जोर देने की अपील की है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए कि बिहार में ब्लैक फंगस के मामले किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बिहार में 17 मई तक ब्लैक फंगस के 40 मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिनकी संख्या 21 मई को बढ़कर 135 हो गई। बाकी राज्यों में भी ब्लैक फंगस की रफ्तार को देखते हुए इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। मसूड़ों, फेफड़े और आंख को बर्बाद कर देने वाली ये बीमारी कोरोना से कमजोर हुए लोगों के साथ साथ डायबिटीज के मरीजों पर अटैक कर रही है। लिहाजा ब्लैक फंगस से सावधान, डायबिटीज के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। कमजोर इम्यूनिटी वाले भी सावधान रहें। कोरोना के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड लेने वाले और ज्यादा टोसिलिजुमैब लेने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में अब तक ब्लैक फंगस को महामारी घोषित नहीं किया गया है, मगर सरकार अलर्ट है और इलाज के लिए पीएमसीएच और पटना एम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करते हुए वहां ब्लैक फंगस का अलग वार्ड बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए, ये तो तय है कि अगर केंद्र सरकार अगर सोच रही है, कुछ कह रही है, तो उसका कुछ मतलब होगा, क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है कि इस आपदा से, इस आफतकाल से हम कैसे बाहर निकलें। लेकिन जिसे महामारी घोषित किया जा रहा है उस संदर्भ में भी बात यह पक्की है कि भीतर खाने कुछ बड़ा चल रहा है। अब बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी कब घोषित किया जाएगा यह भी देखना है, क्योंकि यहां की भी जो राज्यों की टीम है, मेडिकल टीम है, जो सलाहकार हैं, जो सचिव हैं, उनके साथ सरकार बैठ रही है, बात कर रही है। केसेस जो आ रहे हैं और बढ़ते हुए जो मामले आ रहे हैं, उनकी रिकवरी रेट क्या है, मौत का आंकड़ा क्या है, संक्रमित होने का आंकड़ा क्या है, इन सभी विषयों पर बात होते हुए किसी निष्कर्ष पर सरकार आएगी। हो सकता है तुरंत आ जाए या फिर 4 से 5 दिनों का इसमें वक्त लग जाए। डॉक्टर अपनी तरफ से तैयार हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार हैं, न्यूरो फिजिशियन, एचओडी भी हैं, आईजीआईएमएस से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ए.के. आशु हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर आईजीआईसी से, और डॉक्टर संगम झा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पटना एम्स से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
जो हम देख पा रहे हैं कि अब कोरोना से लड़ रहे थे, ये मेडिकल साइंस में डॉक्टरों को ज्यादा पता होता है कि किस बीमारी को कैसे हम लिंक करते हैं, किस वायरस को कैसे हम लिंक करते हैं, और जो हमारे गले तक था वो आंख तक कैसे पहुंच रहा है, साइनस तक कैसे पहुंच रहा है, माध्यम क्या है, और इसके बाद अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसका इलाज क्या है। डॉक्टर अशोक कुमार जी, हम जानना चाह रहे हैं, ब्लैक फंगस पर चर्चा हो रही है, हर आम इस पर चर्चा कर रहा है, इसकी तकनीक के बारे में कुछ पता नहीं है उसे, किसके पीछे होता क्या है, कैसे होता है, उसे बस पता है कि कुछ काले रंग का होता है, अब तो सफेद वाला भी आ गया मार्केट में। तो इसे किस तरीके से लोगों तक हम फैला पाएंगे, और क्या यह जरूरत अब हो चली है कि हमें भी, इस बिहार को भी इसे महामारी घोषित कर देना चाहिए? जी, अब बहुत सारे जीव हैं, वायरस जो हम लोग के शरीर में हमेशा रहते हैं, और जैसे इम्यूनिटी कम होती है वो शरीर पर अटैक कर देते हैं, जैसे हर्पीस जोस्टर वगैरह। लेकिन ये फंगस जो है ये हम लोग के आसपास ये हर जगह प्रचुर मात्रा में इसके स्पोर रहते हैं, खास करके सड़े गले वस्तुओं पर या जहाँ गंदगी है उस जगह की चीज़ पर, और ये डस्ट वगैरह के माध्यम से हम लोग के शरीर में कॉमन जो है नाक के थ्रू प्रवेश करते हैं, और ये नाक में अपना इन्फेक्शन करते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते नाक के थ्रू साइनस में चले जाते हैं जो नाक से कनेक्टेड है। और अगर और बढ़ गया तो आँख में चला गया जो कि आपका ऑर्बिट में चला जाता है, और उसके बाद भी अगर स्प्रेड कर गया तो ये आपके ब्रेन में चला जाता है। इसलिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइनो और बाइटो सेरेब्रो म्यूकोरमाइकोसिस, मीन्स नाक, आंख और ब्रेन। और एक बार अगर ब्रेन में चला गया तो फिर तो ये बहुत ही खतरनाक है। अगर ब्रेन का ब्लड वेसल में चला गया तो बोलता है कि मोर्टिलिटी 100% है, आप कितना भी इलाज कीजिए मरीज बचता नहीं है। मीन्स जो फंगल का स्पोर्स है वो सड़े गले चीज़ों पे रहता है या डस्ट पर, इसलिए कहीं कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा हो या आप अगर गार्डनिंग करते हैं पूरा शरीर ढक के करें, और घर में सड़ी गली जो सब फल है सब्जियां हैं उनको एकदम मत रखें, तो उनका स्पोर ही आपके नाक के थ्रू प्रवेश कर जाता है और ये नाक से कहीं भी जा सकता है। और अपना शरीर का इम्यूनिटी बना के रखें। अभी जो हम लोग जो मरीज जो आ रहे हैं अधिकांशतः या जो आज भी आए हैं सबका हिस्ट्री में देख रहे हैं कि उन्हें कोविड हुआ है पहले या अभी पॉजिटिव है, और शुगर भी 90% लोग को है, और उसी केस में देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस हो रहा है। और एक मैसेज सभी लोग को देना चाहेंगे कि जो ब्लैक फंगस नाम है ये शुरू में ब्लैक नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप काले होने का इंतजार करें। कॉमन जो चीज़ है उनका चेहरा का एक तरफ दर्द होता है, खास करके नाक के एक तरफ, किसी भी तरफ, और सर में कभी कभी हेडेक से भी होता है, और वहाँ पे शुरू में सुनापन लगता है। जैसे ही आपको चेहरा के एक तरफ दर्द हो, हल्का सुनापन हो या सूजन हो, आप तुरंत आकर डॉक्टर से संपर्क करें। ये जो है ब्लैक फंगस का लक्षण हो सकता है। इस इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। और जो भी केस अभी तक आया है उनमें देखा गया है कि स्टेरॉयड ही सबसे बड़ा उनको हार्मफुल रहा है, चाहे तो पहले लिए हो या अभी स्टेरॉयड चल रहा हो। जी, एक सवाल और भी आता है डॉक्टर एक आशु, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेरॉयड लिया, वो व्यक्ति ठीक हो गया, उन्हें शुगर भी है, लेकिन क्या इंटरवल है, ये समय अंतराल कितनी दूर तक, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, क्या इतने दिन अगर बचे रहेंगे तो आगे ब्लैक फंगस नहीं होगा या फिर हो सकता है? इसे शुरू करने के पहले मैं स्पष्ट बताऊं कि ये जनरल पब्लिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर्स को समझने की। इसलिए कि ब्लैक फंगस एज सच, जिसको आप म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये एक रेयर डिजीज के क्लासिफिकेशन में रखा गया है, और हमारे यहाँ नॉर्ड में कवर्ड होते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीजेस। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनारियो में इसका इंसिडेंस इतना क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ा है कि अभी प्रिवेलेंट सीन में कोरोना के कोविड डिजीज के ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रोल, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और उसमें डायबिटीज़, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, डायबिटीज़ अनमास्क हो जाता है। तो ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन है, ये हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट रहता है। इसलिए जनरल पब्लिक को एज सच डरने की जरूरत नहीं है अगर वो हेल्दी हैं।
हेल्दी इंडिविजुअल्स को डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो अभी हॉस्पिटल से आए हैं, जिन्हें लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे रखा गया है, जो हेवीली डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, चाहे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे हैं, या कोई इस तरह के जो हाई रिस्क पेशेंट्स रहे हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट पे हों, चाहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हों, उन लोगों को डरने की जरूरत है। तो जैसा एहतियात डॉक्टर साहब ने कहा, वो एहतियात बरतने की जरूरत है कि ये तो डस्ट से चाहे कहीं से फैल सकता है। जहां तक आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना समय इंटरवल है, तो इसका समय इंटरवल यही होता है इसमें डिस्चार्ज करने का, कि हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज आपको कब करना है ये डॉक्टर को समझना है। तो कम से कम सिम्टम फ्री जब साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज का खत्म हो जाता है, हाँ, उसके 3 दिन से लेकर के 3 वीक तक आराम से रहें और एहतियात रखें। और पर्टिकुलरली इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर होता है न्यूट्रोफिल काउंट। डिस्चार्ज का ये भी एक क्राइटेरिया है कि जब तक न्यूट्रोफिल काउंट नॉर्मलसी की तरफ नहीं आए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बंद करने के बाद, नॉर्मलसी का मतलब कि इसमें न्यूट्रोफिल का काउंट घट जाता है नॉर्मल केस में, तो जब ट्रीटमेंट होता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बंद करने के बाद न्यूट्रोफिल काउंट जब नॉर्मलसी की ओर आता है, उसके बाद ही आप पेशेंट को डिस्चार्ज करें। न्यूट्रोपिनिक स्टेट में पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करें, नहीं तो उस तरह के पेशेंट ज्यादा थ्रेटेंड हैं। तो डॉक्टर साहब जो मरीज भर्ती हैं और जिन्हें स्टेरॉइड चल रहा है, वो शुगर पेशेंट हैं, उन्हें ये डॉक्टरों के लिए एक विशेष सलाह आपकी तरफ से हो सकती है, अच्छी सलाह है कि आप इन बातों का ख्याल रखिए। लेकिन अगर वैसे जो पॉजिटिव केसेस जिनमें शुगर हाई रहा, स्टेरॉइड भी चला, वो बाहर हैं, नेगेटिव आ चुके हैं, तो फिर उनके लिए क्या कोई टाइम इंटरवल यहां पर बचता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका ब्लड शुगर तो एकदम मेटिकुलसली कंट्रोल रहना चाहिए, टाइट कंट्रोल रहना चाहिए। ठीक है। अगर ब्लड शुगर फ्लक्चुएटिंग है, हाई रेंज, तो तब तो वो एक्सपोज्ड हैं, तब तो वल्नरेबल हैं, उनको हो सकता है। इसलिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में हर जगह ये यूबिक्विशस है, सर्वव्यापी है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये सर्वव्यापी है ये फंगस। तो नॉर्मल लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट हैं इस तरह के, उनको तो पर्टिकुलरली जो लंबे समय से आए हैं, तो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक उनको तो एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर संगम झा भी हमारे साथ है। डॉक्टर संगम, हमें जरा ये बताइए, स्टेरॉइड का ये कनेक्शन, नमी वाला कनेक्शन, 2-3 सवाल एक साथ मेरे दिमाग में आ रहे थे कि स्टेरॉइड से कैसे हम आगे बढ़ जाते हैं ब्लैक फंगस की तरफ, पहली चीज। दूसरा, जो एक मास्क का जो कनेक्शन आ रहा है, उसमें नमी हो जाती है, उसके यूजेस पर भी हो रहा है कि अगर हम उसको एक मास्क को ही बराबर यूज कर रहे हैं या कई घंटों तक यूज कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा कर रहा है। तो ये कोई कनेक्शन है क्या इन दोनों के बीच में? देखिए, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये बहुत अभी जब से ये ब्लैक फंगस, वैसे इसका ब्लैक फंगस नाम नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस मेडिकल टर्म है हमारे लिए जी, पर अब लोगों के बीच ये ब्लैक फंगस के नाम से ज़्यादा फेमस हो गया है। स्टेरॉइड से 2 चीज़ें होती हैं। स्टेरॉइड एक इम्यूनो सप्रेसर है, वो हम कोरोना डिजीज में इसलिए देते हैं ताकि जो हमारे अपने इम्यूनिटी से जो हमारा बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहा है वो कम हो जाए, लेकिन वो कम करता है, तो कोरोना के इन्फेक्शन को, उसके प्रभाव को भी कम करता है, साथ में ये टोटल बॉडी के जो रक्षा तंत्र है उसको कम करता है। तो जैसा सर ने बताया कि ये सब जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो हमारे आसपास है, वह डैम्प एरिया में, सॉइल में, सब जगह है, और वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि शरीर का रक्षा तंत्र अगर कमजोर पड़ा तो वो पलेंगे, बढ़ेंगे। सेकेंडली, स्टेरॉइड लेने से शुगर लेवल बढ़ता है, तो ये अनकंट्रोल, जो शुगर लेवल अगर बहुत ही बढ़ा हुआ है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है इसको ब्लैक फंगस ग्रो करने के लिए। तो ये 2 चीजें हो जाती हैं, एक तो इम्यूनोसप्रेसेंट, दूसरा जो है ब्लड शुगर बढ़ गया, तो जिसकी वजह से आपका ये ब्लैक फंगस का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। थर्ड चीज है हाइजीन, है ना। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें, जैसा कि आपने सर से पूछा कि घर जाकर कितने दिनों तक खतरा रहता है, तो ये पता है कि घर गए, है ना, हमारा इम्यून कमजोर है,
पोस्ट कोरोना कमजोरी आ जाती है, हम स्टेरॉइड पे थे, हम अलग इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं, टोसिलिजुमैब उस पर थे, तो हमारे बॉडी को रिवैम्प होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस समय तक हम अपना साफ सफाई का ध्यान रखें, हम ज़्यादा बाहर ना निकले, गंदे चीज़ों से एक्सपोजर ना हो, पानी जैसा सर ने कहा कि सड़े गले फ्रूट्स को घर में ना रखें, तो ये एहतियात बरतना जरूरी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अशोक, हमें जरा ये बताइए कि हाँ, जो ये एक कंसेप्ट है, जो मास्क वाला कंसेप्ट है, हम आएंगे जरूर, हम बात करेंगे डॉक्टर संगम झा से भी, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं मास्क का कनेक्शन क्या है, क्योंकि हमने एक लोगों के बीच में ये भी चर्चा, इसे भी दूर करना होगा हमें, कि जो लोग मास्क लगा रहे हैं या फिर वो सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं या किसी भी तरह का मास्क लगा रहे हैं, वो घंटों घंटों लगा रहे हैं, और उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि उसे साफ सुथरा रखिए या तो बदल दीजिए, कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो उसे धो दीजिए, दूसरा वाला यूज कीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इस आदत को जब तक हम प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं लाएंगे तो क्या ये खतरा बढ़ा रह सकता है, क्योंकि वैसे मरीज जो घर में ही ठीक हुए हैं, वैसे मरीज जिन्होंने स्टेरॉइड का प्रयोग घर में किया, वैसे मरीज जिनका शुगर लेवल हाई था, वैसे मरीज जो अब नेगेटिव आ चुके हैं, तो ये सारे केसेस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे, ठीक हो गए, और जो शुगर इम्बैलेंस की बात की जा रही है वो जरा ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसे में क्या सटीक हिदायत है उनके लिए कि नमी के पास ना जाएं, और नमी से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें उन्हें एहतियातन अपने आप को उससे दूर रखना चाहिए? जी, ये पहला बात जहां तक मास्क की है, ये तो हम लोग पिछले साल से ही मास्क पर भी बात हो रही थी कि आप अगर मास्क लगाते हैं जिसको कि सिंगल टाइम यूज करना, जैसे हम ही पहने सर्जिकल मास्क, तो ये आपका 1 डे मैक्सिमम, आप इसको 1 डे पहन सकते हैं। लेकिन जब हम पहने हुए हैं लंबे टाइम तक, तो मास्क और नाक और मुंह, उसका जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा हाई रहता है, और इसके अंदर ह्यूमिड भी है, और ये जो वातावरण है जहाँ नमी है, थोड़ा गर्मी है, फंगल के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसलिए ऐसे वातावरण में व्हाइट हो चाहे ब्लैक फंगस जो भी हो, उनका रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, और उनका ग्रो करने के लिए। तो आप अगर मास्क लंबे समय तक पहन रहे हैं, उसमें नमी और गर्मी है, वहाँ फंगस होने का चांस है, और अगर आप इसे डेली पहन रहे हैं या कुछ दिन तक पहन रहे हैं तो फंगस को ग्रो करने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। इसलिए हर लोग को चाहिए कि आप अगर कपड़े की मास्क पहन रहे हैं तो कोशिश करें कि डेली उसे साबुन या सर्फ में साफ करके अच्छी से सुखा दें और फिर उसे पहने। और अगर आपके पास 2-3 है तो उससे कुछ अंतराल पे पहने। और अगर सर्जिकल मास्क है जिसे यूज एंड थ्रो है तो उसको आप एक बार पहने और दूसरे फिर उसे आप बिक दें। लेकिन हम देख रहे हैं खास करके आसपास जो ड्राइवर है, जो आपका नौकर है, या जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि डेली मास्क खरीदे। उनके लिए भी है कि जो भी मास्क है उनको शाम में सोने के टाइम में अवश्य उन्हें साबुन सर्फ से धोकर पसार दे और सुखा दे, फिर अगले दिन उसको पहने। एक उनके लिए उपाय हो सकता है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि जो मरीज ठीक होकर के घर पे चले गए हैं और जो डायबिटीज के मरीज, तो उनको चाहिए कि जी हाँ, जो घर में ठीक हो गए हैं, अगर उन्हें शुगर है तो अपने शुगर के दवाइयाँ कभी मत छोड़ें। डायबिटिक डाइट सबसे इम्पोर्टेंट अभी बोला गया है, जो भारत सरकार का गाइडलाइन है वहाँ भी दिया कि डायबिटिक डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा आपकी मेडिसिन, शुगर 140 से कम फास्टिंग रखें और पीपी जो है 180 से कम। ऐसे हम लोग मरीज को रखते हैं 100 के आसपास फास्टिंग, पीपी 140-150। लेकिन अभी सरकार का है कि आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, रेफरेबली 140 से कम ही रखना है। हो सके नॉर्मल रखिए 100 फास्टिंग, पीपी जो आप रखते हैं 140-150 ऐसा रखें। अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी है, शरीर का इम्यूनिटी, एक्सरसाइज, योगा सब कुछ करते रहें और घर की साफ सफाई रेगुलर करें। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो चाहे तो छोड़ दें, या करते हैं तो ग्लव्स फुल स्लीव्स कपड़ा पहनकर ही गार्डन में जाएं। कहीं से आप एक्सपोज नहीं हो, क्योंकि सड़ी गली पत्तियां रहती है, कुछ पानी इकट्ठा रहता है, वो भी फंगस का एक तरह का घर है। तो डायबिटिक का मरीज के लिए ये भी है। और कभी भी अपने मन से या दूसरे के सलाह से, रिलेटिव के सलाह से स्टेरॉइड नहीं लें। खास करके गांवों में जितने भी प्रैक्टिस करते हैं तो किसी तरह का भी चीज में डेक्सोना दे देते हैं। तो अभी सभी डॉक्टरों को चाहिए कि डेक्सोना से बचें जब तक कि वह जो है बहुत जरूरी न हो।
बिल्कुल दो उपाय तो कम से कम करना है। बिल्कुल डॉक्टर ए के आशु साहब, क्या समय आ गया है कि जिन राज्यों की बात हम कर रहे हैं, जो केसेस की बात कर रहे हैं, वहां पर इसे एक महामारी घोषित कर दिया गया, तो ये सटीक वक्त अब है या फिर इसमें 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का जो वक्त लग जाए किसी भी एक महामारी घोषित कर दिया जाए? क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल लड़ ही रहे हैं लेकिन केसेस आने कम नहीं हो रहे। अब ये एक दूसरी धारा बह चली है ब्लैक फंगस वाली। महामारी का जहाँ तक सवाल है, महामारी तो डेफिनेटली हो गया। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये रेयर डिजीज है, लेकिन अब अभी प्रेजेंट सिनारियो में ये रेयर डिजीज रहा नहीं, इसके इंसिडेंस काफी बढ़े। तो जब रेयर डिजीज था और अभी इंसिडेंस बढ़ गए तो ये दिस फिट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन एपिडेमिक। तो एपिडेमिक का क्राइटेरिया तो फिट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसको महामारी घोषित नहीं करेंगे इन द प्रेजेंट सिनारियो, तो ये इतना इन्वेसिव और प्रोग्रेसिव डेडली डिजीज है। ये इतना अग्रेसिवली प्रोग्रेस करता है कि इसमें डॉक्टर्स का रोल बहुत है। बहुत हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रहना है। थोड़ा सा जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अगर फीचर्स आ रहे हैं, नमनेस है, फेस में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, कलर चेंजेस हो रहे हैं। कलर चेंजेस तो बहुत लेट स्टेज में होता है। आपको इसको कैच करना है एट द अर्लीस्ट स्टेज। अगर अर्लीस्ट स्टेज में कैच नहीं करते हैं तो यू लूज द बैटल। इसलिए कि इसका ट्रीटमेंट एज सच बहुत थोड़ा मुश्किल भी है। जो दवाएं हैं उसकी उपलब्धता भी थोड़ी कम है, और जो दवाएं हैं थोड़ी नेफ्रोटॉक्सिक हैं। जो नेफ्रोटॉक्सिक दवा है उसके बदले में जो दवा है लैम्ब वगैरह जो है वो इतना कॉस्टली है। तो कहने का मतलब देयर आर सो मेनी लिमिटिंग फैक्टर्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को, लोगों को, डॉक्टर्स को काफी सतर्क रहने की जरूरत है कि यू कैच दिस डिजीज एट द अर्लीस्ट स्टेप। और उसके लिए हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन बहुत जरूरी है। और हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन तभी होता है जबकि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस काफी बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जागरूकता तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर संगम झा जी, एक छोटा सा सवाल, इसी से हम इस पूरे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। ये जो दवाइयों की बात अभी चल निकली है, क्योंकि अब तो ये डॉक्टर्स मानने लगे हैं कि इसे महामारी घोषित कर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अवेयर भी करना होगा। जहां तक दवाइयों की बात है, तो क्या ये कनेक्शन बिठाना दवाइयों वाला स्टेरॉइड के बाद उतना आसान होता है इस केस में? दवाई स्टेरॉइड से कनेक्शन तो इसका है, लेकिन देखिए, जब अगर हॉस्पिटल में स्टेरॉइड का अगर यूज होता है तो वो डॉक्टर के सुपरविजन और उसके प्रॉपर इंडिकेशन से होता है। पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मरीज अपने रिलेटिव से पूछ के, क्वैक से पूछ के, दोस्तों से पूछ के, फोन करके बुखार आते ही स्टेरॉइड शुरू करता है। तो ये जो है ना, अनसुपरवाइज्ड स्टेरॉइड लिया जा रहा है और उन लोग अवेयर नहीं है कि स्टेरॉइड सिर्फ बीमारी से बचाता नहीं, हमें दूसरे बीमारी से ग्रसित भी कराता है। ये चीज लोगों को समझना होगा। और ये डबल सोर्ड तलवार इसकी तरह है, डबल एज सोर्ड की तरह, कि अगर आप ठीक से नहीं रखे तो इधर भी काटेगा, उधर भी काटेगा। चलिए, बहुत बहुत तो स्टेरॉइड उस तरह की दवा है, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टरों का एक मजबूत पैनल आज हमारे साथ था और हमने कहा कि आज बहस नहीं, आज चर्चा होगी और हम अग्रसर हो रहे हैं। और डॉक्टरों की यह सलाह है सरकार को कि आप अब इसे महामारी घोषित कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी जो नंबर्स आ रहे हैं बढ़ते हुए केसेस के, वो अब डरा रहे हैं। दूसरी धारा बह चली है। दवाइयों का ख्याल रखिए, संसाधनों का ख्याल रखिए और जरूरी हो तो हॉस्पिटल में निगरानी भी रखा कीजिए कि कहां क्या कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टरों का हमारे साथ आने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। शहर बन गया समंदर, सड़क पर बहने लगी नाली,